हेलो एवरीवन, आज हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11th का चैप्टर 4 बिज़नेस सर्विसेज हम कर रहे थे, उसका हम आगे नेक्स्ट पार्ट 5 कराने जा रहे हैं। पहले के पार्ट 4 हमने डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे लिंक में जाकर देख लें और हमारे चैनल को टीच मी फास्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ और इसे शेयर करें। अब हम आगे करेंगे functions of insurance. Various functions of insurance are as follows: providing certainty, मतलब कि ये जो है सर्टेन होता है, हमें जो है इसके बारे में पता होता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस, जो हमारा लॉस होने वाला है उसके लिए हम जो है पहले ही जो है उसके लिए हम वो कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं और हमें उसकी पेमेंट वापसी में मिल जाती है, तो हम उसके लिए कोई भी रिस्क नहीं होता हमारे दिमाग में। देयर आर वेरियस अनसर्टेनिटीज़ ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम अमाउंट ऑफ लॉस, बहुत सारे अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता, कोई सी भी हैपनिंग हो सकती है टाइम की, कोई सी भी लॉस हो सकता है। तो इंश्योरेंस रिमूव दीज अनसर्टेनिटीज़, मतलब ये सब जो रिस्क होता है ये सब इंश्योरेंस हटा देता है हमारे दिमाग में से कि हमारे को कोई लॉस हो सकता है। एंड एश्योर्ड रिसीव पेमेंट ऑफ लॉस, और हमें ये कह देता है कि हमें जो है इसकी इतनी पेमेंट हमें मिल जाएगी। हम लॉस से डरते नहीं हैं, हम लॉस से घबराते नहीं हैं। द इंश्योरर चेंजेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटीज़, तो इंश्योरेंस क्या करता है, प्रीमियम चार्ज करता है, जो हमें वो सर्टेनिटी देता है कि वो कहता है कि हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमें टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। सेकेंड है प्रोटेक्शन, वो हमें प्रोटेक्शन देता है। द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस, जो लॉस हुआ है हमारा उसके अगेंस्ट वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी सहायता करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। द इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ द रिस्क, मतलब वो ये नहीं कह सकता कि रिस्क नहीं होगा, रिस्क तो होगा। अगर फायर लगनी है, अगर फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस करा रखा है तो फायर तो लग सकती है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो हो सकता है, लेकिन जो वो लॉस होगा उसके अगेंस्ट वो हमें कंपनसेट कर देगा, उसके अगेंस्ट वो हमें पैसे दे देगा। बट कैन कंपनसेट फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ, उससे जो लॉस होगा वो हमें उसके पैसे दे देगा। थर्ड होता है रिस्क शेयरिंग, on the happening of the risk event the loss is shared by all the person exposed to it, मतलब कि लॉस जो होता है वो शेयर किया जाता है सारे पर्सन्स के बीच में जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो अगर बिजनेस में पर्सन्स इन्वॉल्व है तो रिस्क सभी का होगा, रिस्क सभी के साथ शेयर किया जाएगा। द शेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर्स बाय वे ऑफ प्रीमियम, सभी लोग जो है प्रीमियम देंगे और सभी लोग रिस्क भी शेयर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है असिस्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब द एक्यूमुलेटेड फंड्स ऑफ द इंश्योरेंस रिसीव्ड बाय द वे ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स मेड बाय द इंश्योर्ड आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके लिए वो क्या होती है, हम लोग तो प्रीमियम कर देते हैं, लेकिन वो क्या करती है कि उन सबको पैसा इकट्ठा करके और वो किसी और स्कीम में इन्वेस्ट कर देती है जिससे उसको प्रॉफिट होता है, जब भी तो वो हमें आगे नेक्स्ट उस पर वो देगी। अगर हमारा कोई लॉस हो गया तो हमें जो है वो कंपनी उसके अगेंस्ट कंपनसेट करेगी, तो वो हमारे पैसे का कहीं और यूज़ करती है, वो हमारे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देती है। अब नेक्स्ट है हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर द रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस में जो इन्वॉल्व है उन सबको क्या क्या रूल्स और क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ये सब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बताता है। द स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ अ valid insurance contract consists of the following. First, utmost good faith. A contract of insurance is the contract of Arabi Marine Fedi, that is a contract found on utmost good faith, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये हमारा जो है फ़ायदा हमें प्रीमियम देगा, जब हमारा कोई लॉस हो गया तो जो वो हमें वो देगा
प्रीमियम देगा, और जो वो कंपनी है जो इंश्योरेंस करा रहा है उसको भी ये जो है सारे जो है सच्चाई बता देनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। बोथ द इंश्योरेंस एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों को सही सही बातें एक दूसरे को बता देनी चाहिए इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू वॉलंटरली मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, ये जो है इंश्योर्ड की ड्यूटी होती है कि वो अपने आप अपनी मर्जी से सारे ही जो है जो बातें हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिस्क्लोज़ करे। ऐसा नहीं कि वो खुद आके अपने उसमें आग लगा दे कंपनी में और जो है इंश्योरेंस कंपनी को कह दे भाई तुम हमारा पैसा दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको सारी बातें सच्चे सच्चे बता देनी चाहिए। मटेरियल टू द रिस्क बियरिंग प्रपोज्ड एंड इंश्योर्ड to make clear all the terms and conditions in the insurance contract, सारे ही उसको बता देनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स में कंडीशंस, इंश्योरेंस में जितनी है कंडीशंस है टर्म्स हैं। Thus it is a binding on the proposer to disclose all the material facts about the subject matter of the proposed insurance. Any fact which is likely to affect the mind of the prudent insurer in deciding to accept the proposal of the insurance or in fixing the rate of premium is material for his purpose, मतलब कि कोई भी ऐसी बात जो उसके डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकती है, जो उसके माइंड को बदल सकती है, तो वो सारी बातें इंश्योरेंस कंपनी को उसको बता देनी चाहिए इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड को भी सारी बातें इंश्योरेंस कंपनी को बता देनी चाहिए, मतलब दोनों को सारी बातें सच्चे सच्चे बता देनी चाहिए। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, अगर कोई सारे फैक्ट्स सही से नहीं बताता है बाय द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल, तो क्या कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। वॉइडेबल मतलब ख़त्म कर सकती है एट द डिस्क्रिजन ऑफ द इंश्योरर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस क्यों कराएंगे, जब तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब तक वो इंश्योरेंस क्यों कराएगा। इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस तभी करेगी जब उसका कोई फ़ायदा होगा, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। One fundamental fact of this principle is that it is not the house, ship, machinery, potential liability of the life that is insured. कोई लाइफ वाइफ कुछ नहीं है जो हम इंश्योर कर रहे हैं, बट इट इज़ द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट टू बी इंश्योर्ड इन दैम, मतलब जो इंटरेस्ट है, जो दोनों का इंटरेस्ट है वो इंश्योर कर रहे हैं हम। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके बीच में इन दोनों का कोई फ़ायदा है, कोई इंटरेस्ट है, तभी इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ इंटरेस्ट इन प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग और लाइफ इंश्योर्ड, मतलब कि जो इंश्योर्ड है उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका ये इंटरेस्ट है कि भाई उसकी जो चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट उसने इंश्योरेंस करा रखा है कि मेरी चीज़ों का के अगेंस्ट इंश्योरेंस होगी, कि अगर भाई हम स्कूटर का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी चीज़ों का इंश्योरेंस कराते हैं, तो हम भाई जो हमारा लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी, ये हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो भाई लाइफ में अगर दिक्कत हो गई, कोई बात हो गई, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देगी, सो दैट ही और शी विल सफ़र फाइनेंशियली ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, मतलब अगर कोई भी कारण हो गया तो वो जो वो फाइनेंशियली उनको लॉस होगा तो वो कंपनी दे देगी, विच शी इंश्योर्ड, जो अमाउंट उन्होंने इंश्योर्ड करा रखा है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इज सब्जेक्ट मैटर टू द इंश्योरेंस मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हुआ है तो जो है जब वो इवेंट हुआ है तो उस टाइम पे जो है वो उसका इंश्योर्ड होना चाहिए, प्रॉपर्टी उसकी इंश्योर्ड होनी चाहिए, और उसका इंटरेस्ट जो है उसके टाइम पे वो इंश्योर्ड का वो एग्जिस्ट होना चाहिए जब इवेंट हुआ है। इन ऑर्डर टू नेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी एक ही जने की होगी तभी जो है इंश्योरेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ट्रस्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मतलब कि जब वो एक ट्रस्टी है वो किसी दूसरे की बिहाफ पे उसने प्रॉपर्टी, मतलब दूसरे की जगह प्रॉपर्टी उसने ले रखी है, हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी,
तो भाई प्रॉपर्टी अगर लॉस होगी तो उसको भी दिक्कत होगी, अगर किसी ने प्रॉपर्टी दूसरे के बिहाफ पर ले रखी है तो उसको भी दिक्कत होगी, तो वो भी उसका इंश्योरेंस करा सकता है, उसके भी इंटरेस्ट है उसमें। इंडेमिनिटी, all insurance contract of fire, marine insurance are the contracts of indemnity. According to it, the insurer undertakes to put the insured in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against. मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि जो लॉस हुआ है तुम्हारा वो सारा लॉस मैं दे दूंगी, मतलब कि तुम लॉस से वो काम होने से पहले जहाँ पर थे वहीं पर आ जाओगे। अकॉर्डिंग मतलब कि इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस, मतलब जब भी उसका लॉस हुआ है इन द सेम पोजीशन दैट इज ऑक्यूपाइड, मतलब उसी पोजीशन में आ जाओगे जब तुम लॉस होने से पहले जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में आ जाओगे। इन अदर वर्ड्स द इंश्योरेंस अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉज्ड बाय हिम हर ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि जब डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ है प्रॉपर्टी का उससे जो भी लॉस हुआ है वो सब इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। द कंपनसेशन पेएबल एंड द लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो किस उसमें मेजर होता है, मनी की टर्म्स में। The principle of indemnity is not applicable to life insurance. लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, क्योंकि भाई वो जो है ज़िंदगी थोड़ी ना वापस ला सकती है, पैसे तो दे सकती है, लेकिन कोई इंसान कोई मर गया, कुछ उसको हैपनिंग हो गई तो वो चीज़ वो वापस नहीं ला के दे सकती। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट कॉज। According to this principle, an insurance company is designed to provide compensation only for such losses as are caused by the perils which are stated in the policy. When the loss is result of two or more causes. According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such loss, मतलब उन्हीं लॉस के लिए वो कंपनसेट करेगी एज आर कॉज्ड बाय द, मतलब जो भी पॉलिसी में पहले से कहे गए हैं कि भाई इस लॉस के लिए हम जो है पैसे दे देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी खाली उन्हीं लॉस के लिए पैसे देगी। ये नहीं तुम्हारा लॉस किसी और चीज़ का हो गया तो भी तुम इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे कि तुम पैसे दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। देन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉजेज, मतलब अगर दो से ज़्यादा कॉजेज़ की वजह से लॉस हुआ है, द प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स दैट द डायरेक्ट, द मोस्ट डोमिनेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ विच द लॉस इज नेचुरली कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सा कॉज देखेगी कि जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्ट कर रहा है उसको, सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉज है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टी को लॉस हो गया। मतलब जैसे दो तरीके से लॉस हो गया तुम्हारी प्रॉपर्टी को, पहले तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का, तुम जा रहे थे गाड़ी का, पहले तो तुम्हारी गाड़ी ठुक गई, फिर दोबारा तुम थोड़ी देर और आगे चले तो तुम्हारी गाड़ी का ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, तो वो किसके लिए देखिए, जो मोस्ट डोमिनेंट कॉजेज की वजह से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो कौन सी की वजह से हुआ है, नेक्स्ट टाइम जो गाड़ी ज़्यादा उसका एक्सीडेंट हो गया। इन केस ऑफ अ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ एनी मिसहैप, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है अगर, तो द मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द मिसहैप शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है, जो सबसे ज़्यादा जिससे मिसहैपनिंग हो सकती है, वो कॉज वो कंपनी देखेगी। नेक्स्ट है सबरोगेशन। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरेंस टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ अ insured after the settlement of a claim as far as the right of the insured in respect of recovery from an alternative source is involved, मतलब कि जो इंश्योरेंस सबरोगेशन का प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या कहता है कि इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर, जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योर्ड करता है अमाउंट को, उसका ये राइट होता है टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ अ इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड की जगह आप खड़ा हो सकता है कि भाई अब ये जो है, अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो गई और अगर ये जो है ये डैमेज हो गया तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता हूँ आगे, या फिर मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ।
आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, जब क्लेम सेटल हो गया, सारा उसने पैसा दे दिया, एज फार एज द राइट ऑफ इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम एन अल्टरनेटिव सोर्स, अगर वो मतलब अगर तुम्हारी गाड़ी जो है वो हो गई, ठुक गई, उसमें लॉस हो गया, अगर वो सारी जल गई, तो अब तुमने सारा तो पैसा था वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो है तुम्हें दे दिया, तो अब वो गाड़ी जली हुई गाड़ी है वो उसकी हो गई, अब वो उसको जो है उस किसी और तरीके से उसकी रिकवरी कर सकता है, वो गाड़ी को सही करा के उसको आगे बेच सकता है, तो वो अब वो उस जगह पर जो इंश्योर्ड है उसकी जगह पर खड़ा होकर उसको जो है अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम, जो प्रॉपर्टी इंश्योर करी है उसके लिए जो लॉस हुआ है वो उसने दे दिया, कंपनसेट कर दिया उसको, तो द राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, अब जो ओनरशिप का राइट था, जो प्रॉपर्टी का राइट था, वो इस पास ऑन टू द इंश्योरर, वो प्रॉपर्टी अब उसकी हो जाती है इंश्योरर की, कि अब मैं इस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज बिकॉज द इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक any profit by selling the damaged property or in case of a lost property being recovered, वो कैसे भी रिकवर कर सकता है अपना लॉस। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है as per this principle it is the right of the insurer who has paid claim under an insurance to call upon other liable insurer to contribute for the loss of payment, मतलब it is the right of the insurer, ये इंश्योरर का राइट है, who has paid claim, जिसने क्लेम पे कराया है under the insurance, to call upon other liable insurers to contribute, मतलब कि जो और इंश्योरर हैं, जो और लाइबल इंश्योरेंस है, टू कंट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट है वो सबको कह सकता है कि भाई तुम आके इस पर कंट्रीब्यूट करो, इसमें पैसे दो, मैं अकेला पैसे नहीं दे सकता। It implies that in case of a double insurance, the insurer are to share the losses, उस जो losses जो उसको शेयर करने पड़ते हैं in proportion to the amount of assured by each of them, ऐसा मतलब कि जो जितना जितना अमाउंट इंश्योर्ड करा रखा है उसने उतना उतना वो लॉस शेयर करेंगे। In case of there is a loss when there is more than one policy, अगर एक पॉलिसी से ज़्यादा है ऑन द सेम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को अगर उसकी इंसान ने 2 बार इंश्योरेंस करा रखा है, द इंश्योर्ड विल हैव नो राइट टू रिकवर मोर देन द फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्चुअल लॉस, जो उसका एक्चुअल लॉस है उससे ज़्यादा वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, और जो वो लॉस है वो दोनों में शेयर करना पड़ेगा, वो दोनों अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जितना जितना इंश्योरेंस शेयर कर रखा है, जितना जितना इंश्योर करा रखा है उतना जो है लॉस शेयर होएगा। If the full amount is recovered from one insurance, the right to obtain the further payment from the other insurance will cease, अगर एक से ही सारा पैसा मिल गया तो वो दूसरे से पैसा क्यों लेगा, वहीं पर उसका लॉस रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिटिगेशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, मतलब ये जो है इसके इंश्योर्ड की ड्यूटी है कि वो जो है सारे स्टेप्स ले कि भाई लॉस मेरा कम से कम हो, ऐसा नहीं उसने अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही आग में ढकेल दिया, भाई जाके एक्सीडेंट हो रहा है, ठुक रहा है, मैं तो अलग हो गया, जाने दो, ठुकने दो, मेरी तो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको सारे स्टेप्स लेने चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी में लॉस कम से कम हो। सपोज गुड्स आर कैप्ट इन द स्टोर हाउस, अगर गुड्स जो स्टोर हाउस में रखे गए हैं और वो कैच फायर, उनमें आग लग जाती है, देन द ओनर ऑफ द गुड्स शुड ट्राई टू रिकवर द गुड्स, उसे कोशिश करनी चाहिए कि मेरी सामान जो बच जाए, उसमें आग ना लगे, एंड सेव देम फ्रॉम फायर टू मिनिमाइज द लॉस, जिससे लॉस कम से कम हो और डैमेज कम से कम हो। द इंश्योर्ड मस्ट बिहेव विद ग्रेट प्रूडेंस एंड नॉट टू बी केयरलेस, उसे केयरलेस नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज देयर इज एन इंश्योरेंस कवर, कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का तो इंश्योरेंस हो रखा है, जलने दो, आग लगने दो। इफ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन लाइक एनी प्रूडेंट पर्सन, अगर किसी आदमी ने केयर नहीं करी, देन द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी मे बी लॉस, तो क्या होगा कि वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी उसको लॉस्ट हो जाएगा उसका क्लेम। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहाँ पर हमने सारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।